बैठ जाइए प्रेमी, बैठ जाइए। जनता आपको समर्थन दे रही है, चिंता मत करिए। इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी जो आपके इसके पहले विधायक भी रह चुके हैं और मां बाप ने तो पहले ही इनका नाम प्रेमी रख दिया है और बहुत प्रेम के साथ उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। ऐसे हमारे मुलक राज जी प्रेमी, हमारे सुंदर जी चौधरी प्रभारी हैं, हमारे हरियाणा के रहने वाले हैं, बहुत डायनेमिक लीडर हैं, और हमारे इंदु गोस्वामी जी राज्यसभा सांसद। कहाँ है गोस्वामी जी? वही मैंने कहा। श्री त्रिहरदत्त जी शर्मा जिलाध्यक्ष, श्री भीखम जी कपूर, श्री करण जामवाल जी, श्रीमती राधा देवी, श्रीमती कांता देवी जी नगर पंचायत चेयरमैन, कैप्टन मुलक राज जी शर्मा मंडल महामंत्री, अनिल कटोच जी जिला परिषद सदस्य, सुरेंद्र राणा जी, बलदेव राणा जी, श्रीमती सुरेश राणा जी, श्रीमती निर्मला धारवाल महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और श्री तिलक राज जी, बहुत अच्छे तिलक राज जी, आपका स्वागत है, आपने समर्थन दिया है। और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मैं दूसरी बार इस विधानसभा क्षेत्र की किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप लोगों के सामने खड़ा हुआ हूं। मैं पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछली बार मैं आप सबके बीच आया था और इसी मुलक राज जी प्रेमी के लिए मैंने आप लोगों से मतों की याचना की थी। आपने उसे स्वीकार किया और मुलक राज जी प्रेमी को भारी मतों से आपने विजय दिलाई है। इसके लिए मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी बार आया हूं, 5 वर्षों के बाद आया हूं। फिर भी आप लोगों ने तालियों के द्वारा स्वागत किया है, शाल पहनाकर स्वागत किया है, बाबा बैजनाथ की प्रतिमा हमें भेंट करके स्वागत किया है। लेकिन भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे बहनों भाइयों, जहां तक हिमाचल इस प्रदेश का प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से यह प्रदेश बहुत छोटा है, लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। भारत के लिए कोई देवभूमि है तो हिमाचल है, उत्तराखंड है। और देवभूमि के साथ साथ इस भूमि की सबसे बड़ी विशेषता है, यह शौर्य और पराक्रम की धरती है, वीरता और बलिदान की धरती है। और मैं तो यह कहता हूं कि यहां की हवा में आध्यात्म की खुशबू आती रहती है, और इतना ही नहीं, यहां की हवाओं में तो वीरता और बलिदान की कहानियां भी तैरती रहती हैं। भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते इस सच्चाई को भी मैं जानता हूं। एक से एक बड़े प्रकार के बड़े से बड़े बलिदान देने का काम इसी हिमाचल धरती, हिमाचल की माताओं बहनों की कोख से पैदा हुए जवानों ने किया है। यदि मैं सबके नामों की चर्चा करूंगा तो लंबा समय लगेगा। किसी का नाम मैं लूं, किसी का छोड़ दूं, यह भी उचित नहीं लगता है। लेकिन इस मिट्टी में खेल कूद कर बड़े हुए हमारी माताओं बहनों की कोख से पैदा हुए जिन जवानों ने भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दिया है, उनकी स्मृति को भी मैं सबसे पहले शीश झुकाकर मैं नमन करता हूं। आप लोगों ने 2017 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, जयराम जी ठाकुर हमारे मुख्यमंत्री बने। सामान्यतः मैंने देखा है कि कोई सरकार यदि 5 वर्षों तक काम करती है तो कोई न कोई छोटा मोटा कुछ भ्रष्टाचार का आरोप मंत्रियों के ऊपर
विधायकों के ऊपर लग जाता है। लेकिन बहनों भाइयों, जहां तक मेरी जानकारी है, इस बात पर तो बहस हो सकती है कि जयराम जी को इतना काम करना चाहिए था, उन्होंने इतना ही किया, कुछ और कर दिया होता तो ज्यादा अच्छा था। स्वाभाविक है, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी काम करे, यह बहस की गुंजाइश बनी रहती है। लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई मां का लाल, हिमाचल का ही नहीं बल्कि भारत का कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी है। विनम्रता और शालीनता के मामले में तो मैं जानता हूं जयराम ठाकुर की एक पहचान है, और मैं केवल पिछले चुनाव से ही हिमाचल में नहीं आ रहा हूं, दो बार पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। कई बार देश की अधिकांश विधानसभाओं में और लोकसभाओं में सभा को संबोधित करने का मुझे अवसर मिला है। जयराम ठाकुर को भी मैं बहुत पहले से मैं जानता हूं, इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया, जयराम ठाकुर को एक बार फिर से सरकार बनाने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। जहां तक हमारी दिल्ली का सरकार का प्रश्न है, उस संबंध में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यदि मैं कहना प्रारंभ करूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या क्या किया है, यह गाथा घंटे डेढ़ घंटे में समाप्त नहीं होगी, घंटों लग जाएंगे। बहनों भाइयों, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे बहनों भाइयों, अपने कलेजे पर हाथ रखकर खुद से पूछना, क्या कभी किसी ने सोचा था कि वह भी दिन भारत में आएगा कि कोई ऐसा मां का लाल भारत का प्रधानमंत्री बनेगा जो यह कहेगा कि 2022 समाप्त होते होते हम इस हिंदुस्तान में ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो जाए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस काम को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिमाचल में भी किया है। क्या कभी किसी ने सोचा था गरीब से गरीब परिवार में पैदा हुई माता बहन की भी इज्जत होती है, उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए। नित्य क्रिया के लिए किसी को बाहर न जाना पड़े, फिर घर घर में शौचालय बनना चाहिए। क्या कभी किसी ने कल्पना की थी? मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा घर बचा होगा जिस घर में शौचालय न हो। गरीबों के क्षेत्रों को जाकर देखिए, तब वहां पता चलेगा क्या हुआ है। मैं जानता हूं यहां पर तो बहुत सारे खाते पीते लोग हैं, उनके घर में पहले से ये व्यवस्था रही होगी, लेकिन यहां भी कुछ ऐसे परिवार होंगे जिनके घर में शौचालय नहीं होगा। हमारी माताओं बहनों को घड़े पर घड़ा पानी भरकर 3-3, 4-4 किलोमीटर की यात्रा न करना पड़े, इसके कारण उसके दिल में प्रधानमंत्री के दर्द पैदा होता है और कहता है कि हम 2024-25 समाप्त होते होते इस हिंदुस्तान में एक घर शेष नहीं बचने देंगे जहां पर कि नल न पहुंच जाए और नल के माध्यम से जल न पहुंच जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और आज हिमाचल में भी यह काम तेजी के साथ हो रहा होगा, मैं जानता नहीं हूं, लेकिन पूरी तरह से आश्वस्तों की हो रहा होगा, क्योंकि हिंदुस्तान के जिन भी राज्यों में मैं जाता हूं, लोग हाथ उठाकर कहते हैं कि साहब यह काम हमारे यहां हो गया है, या कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहां यह काम चल रहा है। यह कोई छोटी बातें नहीं है। गरीब आदमी पैसे के अभाव में तड़प तड़प कर दम तोड़ देता था, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था। क्या कभी भारत ही नहीं, मैं दुनिया की बात करता हूं मेरे बहनों भाइयों, कोई नहीं कह सकता क्या गरीब से गरीब व्यक्ति सड़क पर पड़ा हुआ हो, लेकिन यदि उसका रजिस्ट्रेशन है तो इस बात की पक्की गारंटी है वह बीमारी के कारण, इलाज का अभाव होने के कारण वह दम नहीं तोड़ने पाएगा, बल्कि 5 लाख रुपए तक का उसका मुफ्त इलाज होगा। और मैं तो आपके मुख्यमंत्री को भी बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने भी करिश्माई काम किया है। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने कई सारी योजनाएं चलाई हैं। हिम केयर योजना, माने केंद्र सरकार ने जो किया है उसके अतिरिक्त आपके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चलाई।
आयुष्मान भारत की योजना आपकी जानी पहचानी योजना है, कोई विश्वास नहीं कर सकता। कोरोना का संकट था मेरे बहनों भाइयों, और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं कि राजनाथ सिंह सार्वजनिक सभाओं में भी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं करते हैं। हमारी कोई बात यदि गलत हो तो आप अखबारों में लिख दीजिएगा, टेलीविजन के पर्दे पर चला दीजिएगा। हमारी गलती होगी तो मैं शीश झुकाकर मैं उसके लिए क्षमा याचना कर लूंगा। जनता की आंखों में धूल झोंक कर मैं समर्थन कभी हासिल नहीं करना चाहूंगा, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर ही सदैव मैंने समर्थन हासिल किया है। और मैं मुल्क राज्य से भी मैं कहना चाहता हूं, सारे प्रत्याशियों से मैं कहना चाहता हूं, जनता से कभी वादा मत करो। पूरी निष्ठा के साथ विधायक सांसद बन जाने के बाद जितना कर सकते हो पूरी ताकत लगाकर उनकी सेवा करो। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आजाद भारत के इतिहास में देखा है मेरे बहनों भाइयों, नेताओं ने जितने वादे किए आंशिक रूप से भी अपने वादों को पूरा कर दिया होता तो आज के 20-25 वर्षों पहले ही हमारा भारत दुनिया का धनवान देश बन गया होता, ताकतवर देश बन गया होता। नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति में एक विश्वास का संकट पैदा हुआ है, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी। अकेली यह भारतीय जनता पार्टी है जिसने भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। और हमारे प्रधानमंत्री ने जो भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं बहनों भाइयों, आश्वासन नहीं दिया था, कर रहे हैं। कोरोना के संकट के दौरान जाकर अमेरिका की हालत पता लगा लीजिए। आपके यहां से बहुत सारे लोग अमेरिका में भी होंगे, जर्मनी में, जापान में, फ्रांस में, इंग्लैंड में। वहां पर कोरोना के कारण कितनी बड़ी तबाही थी। जनसंख्या कहीं किसी की 10 करोड़ है, कहीं 25 करोड़ है, कहीं 27 करोड़ है, 28 करोड़ है, और भारत की 135 करोड़ है। ज्यादा मैं कहूंगा तो आप ये कहेंगे कि आप अपने प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बढ़ा चढ़ाकर अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो करिश्माई काम किया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सराहना दुनिया के किसी देश या किसी प्रधानमंत्री की है तो हमारे देश और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की। वैक्सीन हमारे यहां नहीं बनता था, वैक्सीन भी बनना शुरू हुआ, और हमने केवल वैक्सीन बनाकर केवल भारतवासियों को ही 2-2 डोज देने का काम नहीं किया है, बल्कि दुनिया के 100 देशों को हमने वैक्सीन मुहैया कराया है। बहनों भाइयों, यह है हमारा भारत। लोगों की मदद की है। जो हमारे भारतवासी कोरोना के संकट के दौरान दुनिया के दूसरे देशों में फंसे हुए थे, तड़प रहे थे कि अब जल्दी से घर पहुंच जाने, कहीं यहीं हमारा दम न टूट जाए, उस समय भी सारे बाहर से लोगों को निकालने में इस आजाद भारत ने दुनिया में सबसे पहले यदि किसी ने पहल की है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। जितना भी कहा जाए, मैं यहां पर जो आप लोग बैठे हुए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं शायद सभी का 2-2 बार वैक्सीनेशन हो गया होगा, नहीं तो हो गया है कि नहीं? हो गया जो हाथ उठाई, सबका हो गया। 3 बार हो गया। और मेरे बहनों भाइयों, दुनिया के दूसरे देशों में जाकर पता लगा लीजिए, यह होती है सेवा। वादे करके ऐसे काम नहीं पूरे किए जा सकते हैं। दिल में तड़पन होनी चाहिए जनता के लिए कुछ कर गुजरने की। और आपको जानकर खुशी होगी, कोरोना के संकट के कारण रूस और यूक्रेन के बीच जो इस समय युद्ध चल रहा है, उसके कारण एक आर्थिक संकट पैदा हुआ है। उस आर्थिक संकट से भी, उस आर्थिक संकट की स्थिति में भी आज दुनिया में आर्थिक दृष्टि से, तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए, सबसे बेहतर स्थिति किसी की है तो हमारे भारत की है।
फिर से अपनी बात दोहराना चाहता हूं, प्रेस के दोस्तों, मेरी बात गलत हो तो लिख दीजिएगा। अमेरिका दुनिया का सबसे धनवान देश माना जाता है, उसके बाद चीन है। क्या हालत है? हमारे कांग्रेस के दोस्त लोग कहते हैं महंगाई बढ़ रही है। जाकर इन देशों की हालत देखें। विश्व में यदि कोई संकट पैदा होता है बहनों भाइयों, तो कोई देश उस संकट के प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता। पूरी दुनिया एक ग्लोब बन गई है, विलेज बन गई है, ग्लोबल विलेज, वैश्विक गांव बन गया है पूरा देश। और देश की अर्थव्यवस्था का जहां तक प्रश्न है, मैं दावे के साथ कहता हूं महंगाई हमारे यहां सबसे कम है। दुनिया के अन्य देशों को उठाकर कोई देखे भाई, इतना बड़ा 2 साल तक संकट छाया रहा। रूस यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, सारी चीजें आती जाती, अनाज फनाज ये वो बहुत सारी चीजें, सबका नाम नहीं लेना चाहता, आना जाना बंद हो गया है। स्वाभाविक रूप से उसका असर होगा। लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों से बतलाना चाहता हूं कि आपके शासनकाल में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार दुनिया में 9वें 10वें स्थान पर था। इतने वर्ष के अंदर ही जंप देकर प्रधानमंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाकर दुनिया के 5वें स्थान पर भारत को खड़ा कर दिया। और मेरी बात सुन लेना बहनों भाइयों कि आगामी 8 से लेकर 10 वर्षों में कोई दुनिया की ताकत हमें रोक नहीं सकती है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के टॉप 3 देशों में आकर खड़ी हो जाएगी। और आजादी का अमृतकाल समाप्त होते होते यानी 2047 तक इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। तो लोग कह सकते हैं कि राजनाथ सिंह बहुत महत्वाकांक्षी बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से इस देश को मोदी जी के रूप में नेतृत्व प्राप्त हुआ है बहनों भाइयों, इस सच्चाई को नकारा भी नहीं जा सकता है। 2047 आते आते भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, भारत के अर्थव्यवस्था आर्थिक मामलों में सबसे ताकतवर बन जाए। इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। मैं दावा नहीं कर रहा हूं, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति है। अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आप ये कहेंगे कैसे? अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पहले भारत यदि कुछ बोलता था तो दुनिया हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेती थी, या जितनी गंभीरतापूर्वक भारत की बातों को सुनना चाहिए लोग नहीं सुनते थे। लेकिन आज यदि भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया मेरे बहनों भाइयों कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह है भारत की हैसियत। भारत की हैसियत बढ़ी है सारी दुनिया में। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा। भारत के हमारे सेना के जवानों ने जिस समय भारत और चाइना के बीच 2020 में स्टैंड ऑफ हुआ था, उस समय गलवान की घाटी में हमारे भारत के जवानों ने जो करिश्माई काम किया है बहनों भाइयों, सारे विश्व को संदेश चला गया कि भारत अब ये कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत दुनिया का ताकतवर देश बन गया है। मैं तो अपने पूर्व सैनिक भाइयों से भी मैं जानता हूं, अभी कांगड़ा में मैं आया था यहां के पूर्व सैनिकों को सम्मानित करने के लिए कुछ ही दिनों पहले। वो कहते हैं, एक सज्जन तो मुझे ऐसे मिले कि उनकी अवस्था रही होगी 73-74 वर्ष की, कहीं जरूरत होगी तो आज भी हम सीमा पर चलने को तैयार है। वो आ रहे हिमाचल प्रदेश। क्या भारत को कोई नीचा दिखाएगा? वो जमाना लग गया है। और मेरे बहनों भाइयों, आज हमारे प्रधानमंत्री की सारी दुनिया में जो प्रशंसा होती है, दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हैं, स्वाभाविक रूप से हर भारतवासी का सीना अपने आप चौड़ा हो जाता है। यह कोई छोटी बात नहीं है। जहां तक रक्षा क्षेत्र का प्रश्न है, रक्षा मंत्री हूं, सुनना चाहते होंगे। हमारे यहां पर पूर्व सैनिक बैठे होंगे, सभी सम्मानित पूर्व सैनिक कुछ बैठे होंगे जरूर। बहुत बहुत आप सबका अभिनंदन है। पहले सामान रूस से मंगाना है, अमेरिका से मंगाना है, कहां से मंगाना है? छोटी छोटी बंदूक, बारूद, एमिनिशंस हम दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते थे।
हमारे प्रधानमंत्री ने कहा हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए रक्षा क्षेत्र के मामले में। यही तैयार करेंगे, भारत में बनेगा, भारतवासियों के हाथों से बनेगा। मेक इन इंडिया, भारत में बनाओ, भारतवासियों के हाथों से बनाओ, और मेक फॉर द वर्ल्ड, सारी दुनिया के लिए भी बनाओ। यह हमारे प्रधानमंत्री का आह्वान है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये काम किया है। जब मैं बना था, जब हमारी सरकार बनी थी 2014 में, तो केवल 900 करोड़ रुपए का छोटी छोटी चीजें ये एक्सपोर्ट होती थी, दुनिया के दूसरे देशों को हम लोग निर्यात करते थे। लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी, आज हम लोग लगभग 20,000 करोड़ रुपए का जो है निर्यात करने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, यह राशि बढ़ेगी। 2025 आते आते 40,000 करोड़ से ज्यादा का हम निर्यात करेंगे, दुनिया के दूसरे देशों को देंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। दुनिया के कई देश जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था कि भारत के सामने वो हथियार, गोले बारूद के मामले में वो कभी हाथ फैलाएंगे, आज वो हमसे मांग रहे हैं। भारत की अब ताकत बनी है, भारत की हैसियत बनी है, और यकीन रखना बहनों भाइयों, भारत का मस्तक किसी भी सूरत में झुकने नहीं पाएगा। उरी और पुलवामा की कोई अपने भाषण में चर्चा कर रहा था, हमारे मंडल अध्यक्ष जी चर्चा कर रहे थे, शायद आप ही। पाकिस्तान मुझे समझता था कि हम जब चाहेंगे तब आतंकवाद के हरकतें का रास्ता अपनाकर भारत को हम बिल्कुल दहशत में ला देंगे, भारत को कमजोर कर देंगे, डिस्टेबलाइज कर देंगे। लेकिन आपने देखा जब किया होगा तो किया होगा। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, उस समय मैं भारत का गृह मंत्री था, रक्षा मंत्री हमारे स्वर्गीय मनोहर लाल जी पर्रिकर थे। प्रधानमंत्री ने 2-3-4 लोगों को बुलाया, 10 मिनट के अंदर चटपट फैसला कर लिया। और उसके बाद आपने देखा कि हमारे जवानों ने इस धरती से नहीं बल्कि पाकिस्तान की धरती पर जाकर उन आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की थी। यह है भारत। हमने सारे विश्व को संदेश दे दिया कि हम केवल इस पार से ही नहीं, जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के अंदर ताकत है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। और बहनों भाइयों, जो कहा है वह किया है। 2014 में मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, उस समय भी प्रधानमंत्री हमारे पद के उम्मीदवार मोदी जी थे। जब हम लोग बैठते थे, बराबर मोदी जी कहते थे कि राजनाथ जी देख लीजिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग कुछ ऐसा कह दें जिसको हम पूरा न कर पाए। और 2019 में जब घोषणा पत्र बनने लगा तो उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी राजनाथ जी के ऊपर ही होनी चाहिए, ताकि सोच समझ कर बनाएंगे। हम केवल सारी बातों की आपको याद नहीं दिलाना चाहते। 2-3 धारा 370 को समाप्त करने की बात जनसंघ के रूप में जब हम काम कर रहे थे, तब से हम लोग करते चले आ रहे हैं कि नहीं? कर दिया ना चुटकी बजा के। अब जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। अब जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्राप्त नहीं है, विशेष दर्जा नहीं है। जो हिमाचल का दर्जा है वही जम्मू कश्मीर का भी दर्जा है। हम लोगों ने कहा था ना, नागरिकता कानून पास करेंगे। बहनों भाइयों, मैं गृह मंत्री रहते हुए वो कानून बन गया था, लोकसभा में पास हो गया था, राज्यसभा में बहुमत नहीं हो पाया था। उसके बाद हमारे स्थान पर अमित भाई आए और उन्होंने पेश किया, लोकसभा राज्यसभा दोनों में हमारा नागरिकता कानून पास हो गया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। यह है हमारे प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता। हम लोग कहते थे, 1984 से कहते चले आ रहे, हमारी सरकार बन जाएगी तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। बहनों भाइयों, टेलीविजन के ऊपर देख लिया, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनता हुआ दिखाई दिया कि नहीं दिया? वादे को पूरा किया। जय श्री राम। और यह भी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू करने की बात लोग कहते हैं। हम वोट हासिल करने के लिए समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं।
समाज को बांटकर, समाज को तोड़कर हम सरकार नहीं बनाना चाहेंगे मेरे बहनों भाइयों। हम सरकार बनाना चाहें तो समाज को जोड़कर हम बनाना चाहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। समान नागरिक संहिता लागू करने के कारण समाज टूटेगा नहीं, समाज मजबूत होगा। गोवा में पहले से समान नागरिक संहिता लागू है, कहां गोवा टूट गया? वहां तो बड़ी संख्या में क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम्स भी हैं, हर कौम के लोग हैं, यहूदी भी हैं, कहां टूट गया? मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, कृपया जनता की आंखों में धूल झोंक कर समर्थन हासिल करने की कोशिश मत करो। राजनीति सच बोलकर ही की जा सकती है। राजनीति, सार्थक राजनीति केवल सच बोलकर की जा सकती है। यह राजनीति, यह शब्द बहुत ही पवित्र है। राज और नीति, यह दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, और यह नीति संस्कृत के नए धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, किस ओर ले जाना, सन्मार्ग की ओर ले जाना। ऐसी राज व्यवस्था जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। मेरे बहनों भाइयों, विडंबना है यह राजनीति शब्द अपना अर्थ भी खो चुका है, अपना भाव भी खो चुका है। यकीन दिलाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में भारत की राजनीति से खोए हुए इस अर्थ और भाव को पुनः स्थापित करके ही दम देगी। बहुत सारी घोषणा पत्र हमारे जेपी नड्डा जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जारी किया। हम नड्डा जी का नाम आ गया तो मैं चर्चा करना चाहता हूं। कांग्रेस के लोग कहते थे जो बड़ा राज्य हो वहीं से बनाओ, दक्षिण से बनाओ या उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे लोगों से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ, क्योंकि जनसंख्या अधिक होगी तो उस राज्य के लोग ज्यादा वोट देंगे। हम लोगों ने नहीं सोचा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल है, एक छोटे से राज्य जहां पर 4 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं, वहां का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की का नेतृत्व करना चाहिए, अगुवाई करना चाहिए। नहीं सोचा। अनुराग ठाकुर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, नहीं सोचा कि छोटा होता है, क्योंकि हम इस हकीकत को जानते हैं, हाथ में 5 उंगलियां हैं, तो एक उंगली भी यदि कट जाएगी बहनों भाइयों तो पूरे शरीर को पीड़ा होगी, वह चाहे छोटी हो या बड़ी हो। इस रूप में, इस नजरिए से भारत को देखा जाना चाहिए। सांस्कृतिक पुनर्जागरण की धारा हमारे प्रधानमंत्री ने प्रारंभ की है। देखा होगा टेलीविजन के पर्दे पर उज्जैन के महाकाल का भव्य स्वरूप, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, क्या कभी कल्पना की थी? सोचा था किसी ने अयोध्या में करोड़ों दीपक एक साथ जलेंगे? जय श्री राम, जय श्री राम। बहन भाइयों, करिश्माई काम हुए। मैं सारी योजनाओं के लिए मैं चर्चा करूंगा तो बहुत ही लंबा समय लगेगा, लेकिन दोस्तों कांग्रेस के संबंध में जरूर मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस अब एक ऐसा जहाज है जिसका तेल अब खत्म हो चुका है। अब कोई पायलट आ जाए, उड़ान भरना तो दूर, रनवे पर भी वह नहीं दौड़ पाएगा। कांग्रेस एक ऐसा डूबता हुआ जहाज है, तेल खत्म है। उड़ान भरने की, चाहे कोई पायलट आ जाए, उड़ान भरने की बात तो दूर, रनवे पर भी नहीं दौड़ पाएगा। यह ताकत अब कांग्रेस के अंदर नहीं रह गई। यही स्थिति है। और कांग्रेस के संबंध में जितना भी कहा जाए वो कम है। यदि मुझे क्रिकेट की भाषा में कहना हो, मैं तो दोस्तों में कहूंगा, जहां राजनीति की पिच पर, आप तो क्रिकेट तो जानते हैं ना तो अच्छी तरह जानते हैं कि नहीं? जहां राजनीति की पिच पर गुड लेंथ बॉल डिलीवरी यह बीजेपी बन चुकी है, वहीं पर कांग्रेस एक वाइड बॉल बन चुकी है। अब जहां तक आपका प्रश्न है, आप तो आप है,
इसकी हैसियत अब 9 बाल से अधिक की नहीं है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करने आया हूं कि आप सभी का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM खुल गया, यहां पर खुल गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुल गई, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, 6 मेडिकल कॉलेज बन गए और भी बन रहे हैं। हर जिले में, हिंदुस्तान के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनेगा, हर जिले में बनेगा। कभी कोई सोचा नहीं होगा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनेगा। ये सब भी हो रहा है, देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मेरे बहनों भाइयों, अपने पूर्व सैनिकों के बारे में, अपने भारत के सेना के जवानों के बारे में मैं आप सबसे भी मैं कहना चाहूंगा, सीमा पर हमारे भारत के जवान जो करिश्माई काम कर रहे हैं, एक बार उनके स्वागत में एक भी हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, हाथ उठाकर तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करते हैं। बहुत नजदीक से देखा है बहनों भाइयों, करिश्माई काम कर रहे हैं हमारे जवान। इसीलिए 2014 में जो ही प्रधानमंत्री जी मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बने, हरियाणा की पहली मीटिंग थी, हमारे सुंदर चौधरी जी हैं, रहे होंगे, रेवाड़ी में हुई थी। वही कह दिया हमारी सरकार बनेगी, 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे। मैं यह नहीं बहुत विस्तार में जाकर बतलाना चाहता कि क्या हुआ है, कितना लाभ हुआ है, कितना इसमें क्या हुआ है। एक हवलदार का बेसिक पेंशन पहले 2104 रुपया प्रति माह था, अब यदि मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, और अब वो बढ़कर 20,067 रुपया हो गया है। मैं अब बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, और आगे भी मैं बतलाना चाहता हूं, कई कदम ऐसे हम लोग उठाए हैं, लेकिन हमने कोई जवानों के ऊपर एहसान नहीं किया है, जो इनका हक था वही देने की कोशिश की है। और जितना इन्होंने जिस भाव से, जिस दिली तड़पण के साथ उन्होंने काम किया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। बहनों भाइयों, आगे की भी सार्वजनिक सभा है ना, तो और भी आप लोगों से मैं बातचीत करता, लेकिन अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। तो मुल्कराज जी को, वैसे मुल्कराज जी शरीर से भी ठीक ठाक हैं, मुल्कराज जी शरीर से भी ठीक ठाक हैं। हाँ, जहां जरूरत पड़ेगी आपके लिए, जहां जरूरत पड़ेगी आपके लिए दोनों हाथ भी कर सकते हैं। लेकिन पिछली बार यदि आप लोगों ने 29,000 से जिताया था, तो इस बार इन्होंने तो 31,000 बहुत कंजूसी किया है। जब भारी मतों से, रिकॉर्ड मतों से जिता दीजिए, यही अपील करने के लिए आप लोगों से आया हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। करिश्माई व्यक्तित्व श्री राजनाथ सिंह जी ने अपना संबोधन आपके बीच में रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तिलकराज जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो और आदरणीय राजनाथ सिंह से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, उनको पटका पहनाकर अपनी पार्टी में शामिल करें। ये आजाद प्रत्याशी के रूप में इन्होंने नामांकन भरा था, तो उनका स्वागत है, अभिनंदन है। राजनाथ सिंह को जय श्री राम, भारत माता की। आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ता इस जनसभा में आए, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय श्री राम। महिला